तो क्या हाल चाल भाई लोग। तो आई होप यार आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो। तो चलो यार ऑर्गेनिक के डे 7 पे आते हैं। आज से गाइज आपके एक्चुअल कंसेप्ट स्टार्ट होंगे ऑर्गेनिक के। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी आज से आपको ऑर्गेनिक। तो आज से आपके एक्चुअल कंसेप्ट बिल्ड होना स्टार्ट होंगे और उनकी एप्लीकेशन समझ आएंगी कि आपको कैसे आपको ऑर्गेनिक करनी है। बिना याद करे कैसे क्वेश्चंस को करें, आज से आप समझना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। तो अभी तक आपने देखो जैसे हमने आइसोमरिज्म किया था आईयूपीएससी नेमिंग की थी, और बस उसका थोड़ा फंडामेंटल था कि आपको नेमिंग लिखनी आनी चाहिए और आइसोमरिज्म पता होना चाहिए। उन दो चैप्टर को छोड़ दे तो बाकी सारी ऑर्गेनिक अब आपकी स्टार्ट हो रही है। वो तो एक अलग माइंड सेटअप से होते हैं, अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो एक अलग माइंड सेटअप से लेते हैं। तो अब बहुत इंटरेस्टिंग वे में और बहुत ही नवी एनर्जी के साथ इसको खत्म कर देंगे और बहुत ही जल्दी हम अपनी ऑर्गेनिक अब खत्म कर देंगे। आधी ऑर्गेनिक होगी, आधी रह गया, बिलीव मी, ठीक है ना। बहुत मजा आएगा, बस करते रहो। तो चलो यार अपनी आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। तो देखो आज पहले थोड़े जीओसी के फंडामेंटल चीजें करेंगे। जैसे जैसे करा रहा हूं वैसे वैसे करना, सब फंडामेंटल आपके क्लियर हो जाएंगे। बेसिक, मेंस, एडवांस, एम्स, नीट सब करेक्ट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस चलो ऑर्गेनिक के डे 7 को स्टार्ट करते हैं। देखो अपने ऑर्गेनिक में 3 चीजें हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड रेडिकल। गाइस सबसे पहले देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। देखो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रोफाइल वर्ड ही कैसे बना। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से, फाइल मतलब लविंग। जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता हो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता हो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। देखो मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। जो जिस चीज की कमी होती है हम उस चीज से प्यार करते हैं ना। किसी को भाई गर्लफ्रेंड की कमी है तो गर्लफ्रेंड को सोच सोच के प्यार करता है, किसी के पास पैसे की कमी है तो पैसे से प्यार करता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन से प्यार मतलब इलेक्ट्रॉन को पाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, इलेक्ट्रॉन को पाना चाहता है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। जैसे कि देखो गाइस मैंने एग्जांपल लिए हैं कि आपको थोड़ा रिलेटेबल लगे। देखो जैसे H पॉजिटिव है ना, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, R पॉजिटिव, R पता है ना अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप, R कुछ भी हो सकता है ना। देखो मिथाइल हो सकता है, मिथाइल हो सकता है ना, मिथाइल हो सकता है, या तो अपना ये हो सकता है, ठीक है ना, इथाइल ग्रुप हो सकता है। तो आर अपना कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है, आपको बताया है वैसे मैंने पहले, ठीक है ना। नाइट्रो पे पॉजिटिव चार्ज, देखो ये सारे पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है तो आपको मैंने बताया हुआ किसी लेक्चर में कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज। देखो 3 टाइप के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, 3 टाइप के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, एक जिनमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, एक जिनमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, और 3 ये रहे। एक देखो मैंने लिया PCl3। PCl3 क्या है, इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले स्पीसीज भी अपने इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो, मैंने आपको कराई हुई है चीजें, ठीक है ना। तो जिनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो तो वो भी क्या होते हैं, अपने इलेक्ट्रोफाइल। और गाइस देखो एक PCl5 भी मैंने लिया है। PCl5 में क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। वैकेंट देखो जिसमें ऑर्बिटल खाली है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट कर सकता है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर रखते हो। तो PCl5 में क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। PCl5 में वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, ठीक है, एंड जिसमें क्या हो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, और जिसमें क्या हो, डी ऑर्बिटल एम्प्टी हो या वैकेंट ऑर्बिटल हो, जरूरी नहीं है कि डी हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो तो क्या होता है अपना इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है गाइस, क्लियर है। इलेक्ट्रोफाइल का सिंपल सा मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो और इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहता हो, ठीक है ना, तो अपना होता है इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो गाइस न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। देखो जिनके पास इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन से अमीर होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं जितने एज ए नॉर्मल स्टेट पे प्रेजेंट होते हैं। देखो
जैसे Cl नेगेटिव, जैसे देखो Cl के ऊपर नेगेटिव, तो इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज क्या बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है, तो Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है अपना, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, अमोनिया अपना न्यूक्लियोफाइल है। अमोनिया क्यों न्यूक्लियोफाइल है? क्योंकि देखो इसमें क्या है, इसमें लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर है, तो लोन पेयर है, तो लोन पेयर के करके इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो देखो अपने न्यूक्लियोफाइल देखो, न्यूक्लियोफाइल देखो, एक नेगेटिव चार्ज वाला देखा हमने, एक लोन पेयर वाला देखा, और देखो गाइस ये भी अपने न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, क्योंकि इसमें जो पाई बॉन्ड्स हैं, देखो जो पाई बॉन्ड्स हैं ये लूजली बॉन्डेड होते हैं, पाई बॉन्ड आपको पता है लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड की तरह न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि ये भी अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ठीक है ना। पाई बॉन्ड लूजली बाउंडेड होता है, तो अपने पाई बॉन्ड से अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होती है। क्लियर है गाइस, ठीक है ना। तो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल बहुत सिंपल सी चीज है, आई होप इस टाइम तो आपको पता भी होगी, आपका एग्जाम आने वाला है, लेकिन हाँ एक बार थोड़ा बताना जरूरी है कि शायद किसी को ना पता हो तो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो गाइस नेक्स्ट चीज की बात करते हैं रेडिकल के बारे में। गाइस देखो रेडिकल क्या होता है, रेडिकल भी एक इलेक्ट्रोफाइल ही होता है। कैसा इलेक्ट्रोफाइल होता है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। रेडिकल क्या होता है? रेडिकल भी एक देखो जैसे ये रेडिकल है, देखो ये रेडिकल है, ये अपना क्या है CH3 नेगेटिव, CH3 रेडिकल, CH3 मिथाइल रेडिकल। देखो रेडिकल कैसे बनता है गाइस, ज्यादा अगर जब फोटो इलेक्ट मतलब जैसे अपने लाइट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है ना, जब अपनी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो ये चीजें होती हैं। देखो जैसे अपने पास ये क्या है, इथेन है, तो जब लाइट की, इसमें लाइट हम डाल देते हैं ना, जब इसमें हम HNu मतलब लाइट की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराएं तो इसमें क्या बनता है गाइस, रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, मतलब देखो ये जो बॉन्ड बना था ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना था, एक इसका इलेक्ट्रॉन था एक इसका, तो बस क्या होता है बाद में स्प्लिटिंग हो जाती है। तो देखो ऐसे अपने पास 2 मिथाइल रेडिकल बन जाते हैं, 2 अपने पास मिथाइल रेडिकल बन जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है कि इलेक्ट्रॉन ये चाहता है कि मुझे, क्योंकि गाइस जो रेडिकल है हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, तो ये चाहता है कि कोई मुझे एक ऐसा स्पीसीज मिल जाए जिससे मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं वापस अपना बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाऊं, वापस अपना बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाऊं। तो इलेक्ट्रोफाइल रेडिकल क्या होता है, अपना इलेक्ट्रोफाइल की तरह होता है, वो भी न्यूट्रल। देखो इलेक्ट्रोफाइल अपने चार्ज हो सकते थे, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल भी अपने चार्ज होते थे, लेकिन जो अपना रेडिकल है वो न्यूट्रल होता है। रेडिकल क्या होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्लियर है गाइस, जैसे इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी हुई है, ठीक है। तो आपके 3 स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल एंड रेडिकल, ठीक है ना। ऐसे आपको छोटे से बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट है, आपको बताना जरूरी था कि क्या क्या चीजें अपने ऑर्गेनिक में है, तो उनको समझना जरूरी था, तो बता दिया, ठीक है ना। अब देखो गाइस 2 मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। देखो एक NH4 पॉजिटिव, देखो NH4 पॉजिटिव, ठीक है, NH4 पॉजिटिव नीदर है इलेक्ट्रोफाइल नॉर न्यूक्लियोफाइल। गाइस NH4 पॉजिटिव ना इलेक्ट्रोफाइल, देखो इसके पॉजिटिव चार्ज से धोखा ना खा जाना कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। देखो NH4 पॉजिटिव होता क्या है, देखो NH4 पॉजिटिव क्या होता है, देखो ये अपना अमोनिया होता है ना, ये अपना अमोनिया होता है, ये अपना अमोनिया था गाइस। तो देखो इसमें जब हम H पॉजिटिव देते हैं, इसमें जब हम H पॉजिटिव देते हैं तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दे, मतलब ये लोन H पॉजिटिव है, लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है और इसके साथ ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। ये क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। तो ये अपना गाइस NH4 है, ये क्या है अपना NH4 है। तो NH4 ऐसे बनता है, देखो गाइस अमोनिया में अगर हम H पॉजिटिव डाल दें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के कारण तो अपना NH4 पॉजिटिव है। अब देखो गाइस ना इसमें क्या है, देखो इसमें ना नेगेटिव चार्ज है, पहली बात, कोई इसमें लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, देखो इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम नहीं कर रहा है, और इसमें कोई, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी भी नहीं है, क्योंकि देखो इसका ऑक्टेट कम। ये पॉजिटिव चार्ज गाइस क्यों आया, असल में ये पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया, बस पॉजिटिव चार्ज इधर ए रिप्रेजेंट कर रहा है, किसने एक बॉन्ड ज्यादा बनाया है, इसने एक बॉन्ड ज्यादा बनाया है। पॉजिटिव चार्ज ऐसा वाला नहीं है जो डेफिशिएंसी इसकी बता रहा है हमें। तो देखो ये पॉजिटिव, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन की
कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है, तो ये अपना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ना न्यूक्लियोफाइल तो है ही नहीं क्योंकि ना लोन पेयर है ना नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं है क्योंकि इसकी मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात का याद रखना, इसलिए मैंने लिखी हुई है एग्जांपल कि इससे धोखा ना खा जाना, ठीक है ना। कि आपको क्वेश्चन में आए पूछे आपसे, बताओ कि NH4 क्या होता है, तो आप लिखा उधर कि हाँ भाई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल होता है, नहीं भाई, इसको याद रखना, ठीक है ना। इसलिए एग्जांपल है आपको दी थी मैंने, ठीक है। तो देखो गाइस एक और एग्जांपल देखो, Cn नेगेटिव, देखो साइनाइड नेगेटिव एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब बताओ, एक कुछ भी नहीं काम कर रहा है, ना इलेक्ट्रोफाइल की तरह ना न्यूक्लियोफाइल की तरह। Cn नेगेटिव जो है अपना न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करता है। देखो Cn नेगेटिव का गाइस देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो देखो इधर से कैसा काम करेगा, देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन वाली साइड से नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन के कारण एक कैसा काम करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। नाइट्रोजन के कारण साइनाइड ग्रुप में एक काम करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। लेकिन गाइस देखो कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो कार्बन पे देखो गाइस, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, देखो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। कार्बन पे क्योंकि देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है कार्बन से, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो नाइट्रोजन अपने तरफ को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ को अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखो इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर से इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, और कार्बन के कारण Cn नेगेटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर के कारण एक काम करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये दोनों तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो ये दो एग्जांपल याद रखना है, बहुत अच्छी एग्जांपल है, ठीक है ना। मजा आ जाता है कभी कभी इन एग्जांपल से, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, ठीक है ना। तो चलो अब गाइस अपने मेन पार्ट पे आते हैं, इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। पोलैरिटी प्रोड्यूसिंग इफेक्ट्स, जैसे आपने पता है आपको कि 4 इफेक्ट्स हैं अपने, देखो एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। इधर हमने 3 इफेक्ट लिए हैं क्योंकि अपने पास जगह इतनी थी और डिटेल में भी कराना था। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे रेजोनेंस को, ठीक है ना। तो देखो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। गाइस अपने ऑर्गेनिक में 4 इफेक्ट हैं मेनली, ठीक है ना। इन 4 इफेक्ट्स को हम देखेंगे बहुत ही डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सबसे पहला इफेक्ट है गाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखते हैं, हमको रिएक्शंस के अंदर दिखते हैं, उन इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इनको भी समझ लोगे तो नेक्स्ट लेक्चर से, जो अपना नेक्स्ट लेक्चर है उसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें आपको बहुत सिंपलिसिटी लगेगी अगर आज आप ये चीज समझ लोगे, ठीक है ना। तो देखो गाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, देखो पहले मैंने इसमें देखो कैसे लिखा है, इट इज ए परमानेंट, इट इज ए टेम्परेरी इफेक्ट। ये क्या है, एक टेम्परेरी इफेक्ट है, ठीक है। पहली बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट है, जैसे बताता हूं अभी, ठीक है, कैसे क्या हो रहा है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को पहले समझो कि है क्या। देखो ये अपने पास मान लो ये अल्कीन है ना, ये अपने पास अल्कीन है, डबल बॉन्डेड मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम है। तो देखो ये मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम था, ठीक है। इसको मैंने आपको प्रोसेस के मतलब दिखाया है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है। देखो अब हमने कोई जेड पॉजिटिव लिया, कोई भी जेड मतलब कोई भी हमने एक स्पीसीज ली जिसपे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है ना। कोई भी हमने एक इलेक्ट्रोफाइल लिया, ठीक है ना, कोई भी जेड, उसका नाम जेड रखा मैंने, तो जेड पॉजिटिव मान लो। अब देखो ये अपने पास ओ था, स्पीसीज थी। अब इस पे मैंने जेड अब मैं इसके पास जेड पॉजिटिव लेके आया, इसके पास देखो जेड पॉजिटिव को मैंने क्या कराया, अप्रोच कराया। जब मैं जेड पॉजिटिव को इसके पास अप्रोच कराऊंगा तो गाइस क्या होता है, जो अपने पाई बॉन्डेड होता है, जो पाई बॉन्ड होता है वो लूजली बॉन्डेड होता है, पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड होता है। तो ये क्या करता है, ये अपनी डीलोकलाइजेशन करता है, डीलोकलाइज हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है ऐसे। देखो ये दो, इसमें देखो मैंने दिखाया ना आपको, देखो आपको देखा भी होगा आपने कि देखो शिफ्टिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। देखो एक साइड नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज। तो जब कोई एक अटैकिंग स्पीसीज आती है, जब कोई एक, इसको गाइस अटैकिंग स्पीसीज भी बोल देते हैं क्योंकि ये अटैक कर दिया इस पे। तो देखो जब अटैकिंग स्पीसीज अप्रोच कर रही है तब देखो एक जो डबल बॉन्ड है स्प्लिट हो गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, एक तरफ पॉजिटिव, ठीक है। तो
इसको ही बोलते हैं गाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब मान लो अगर मैंने जेड पॉजिटिव रिमूव कर दिया, पहले देखो मैंने जेड पॉजिटिव को अप्रोच कराया तो ऐसे टूट जाएगा, अब मैं जेड पॉजिटिव को वापस ले आया तो वापस वही चीज बन जाएगी जो पहले थी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं टेम्परेरी इफेक्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इफेक्ट तभी शो होता है जब अपना कोई अटैकिंग स्पीसीज प्रेजेंट हो। जब अटैकिंग स्पीसीज जब रिमूव हो जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो होना बंद हो जाएगा। इस करके एक टेम्परेरी इफेक्ट है, परमानेंट नहीं है कि परमानेंट रहेगा। जब ये चीज आएगी तब रहेगा, नहीं रहेगी तो नहीं रहेगा, ठीक है, इसलिए टेम्परेरी इफेक्ट है। तो समझे पहली बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। देखो ये अपने पास मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम था, इस पे हमने क्या किया, कोई एक इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच कराया तो इसका जो पाई बॉन्डेड सिस्टम है ऐसा स्प्लिट हो गया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया। और जब ये अब उसके बाद अगर हमने इसको अप्रोच कराया था तब ये स्प्लिटिंग हुई थी। जब ये जो अपना अटैकिंग स्पीसीज है इसको वापस अगर हम निकाल लें, जेड पॉजिटिव को वापस रिमूव कर दें तो ये स्पीसीज ये वापस इधर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ये वापस इधर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो बाद में वही स्पीसीज बन जाएगी जो इधर थी। कि मतलब अगर हमने अटैकिंग स्पीसीज रिमूव कर दी तो अपना सेम स्पीसीज बन जाएगी जैसे पहले प्रेजेंट थी। इसलिए इसको बोलते हैं टेम्परेरी इफेक्ट। कि तभी प्रेजेंट ये इफेक्ट तभी शो होता है जब कोई अटैकिंग स्पीसीज आता है, वैसे परमानेंट नहीं है। जब आएगा तब शो होगा, जब चला जाएगा तो नहीं होगा, ठीक है ना गाइस। देखो कुछ ऐसा लगता है ना जैसे आपने वो देखी है सेंटर फ्रेश की, सेंटर फ्रेश वाली एड, सेंटर फ्रेश खाई होगी ना चिंगम, तो उसकी एड देखिए जीभ लपलपाना देखो मैं ऐसी मजाक कर रहा हूं। देखो जब ये ऐसे आता है तो इसकी जीभ लपलपाती है तो ये खुल जाता है, तो लेकिन अब जब जाता है तो इसकी जीभ लपलपानी बंद हो जाती है, तो बंद हो जाता है। तो इसको मैं वैसे सेंटर फ्रेश एग्जांपल भी बोलता हूं, ठीक है ना। तो वैसे एज ए पार्ट ऑफ जोक। तो चलो गाइस एक चीज, अब देखो ए मैंने ग्रुप लिया, देखो अब मैं आपको थोड़ा एक्चुअल एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे ये देखो एल्डिहाइड कीटोन वाले ग्रुप जो होते हैं, तो देखो ये अपना ग्रुप है, तो इसमें देखो कार्बन पे आपको पता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है एंड ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो देखो अगर हमने अब देखो पहले मैंने जेड पॉजिटिव का अटैक कराया था, अब मैंने इसलिए दूसरी एग्जांपल इसीलिए ली कि आपको जेड नेगेटिव से भी अटैक करना सिखा दूं। तो देखो अगर आपने जेड नेगेटिव से अटैक करोगे तो क्या होगा, देखो जब इसको अप्रोच करेगा तो बॉन्ड ऐसे स्प्लिट होगा। देखो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव। अच्छा गाइस देखो जब देखो इधर स्प्लिटिंग हुई थी तो इस पे किसी भी एक पे आप जाए इस पे भी आप नेगेटिव दे सकते थे ना, जाए इधर नेगेटिव दे देते, इधर पॉजिटिव दे देते, जाए इधर देखो जैसे जाइए इधर आप नेगेटिव दे देते, जाए इधर पॉजिटिव दे देते। तो आपके पास कोई भी चॉइस थी, जाइए आप इसको नेगेटिव दे दो, जाइए इसको नेगेटिव दे दो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि दोनों सेम ही चीज है। लेकिन इधर देखो अब आप किसको नेगेटिव, देखो जैसे हमने लिखा कि जो अपना नेगेटिव चार्ज है, जो अपना बॉन्ड स्प्लिट हुआ, उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास आए। ऐसा भी तो हो सकता था कि इसके पास चले जाए, तो उधर क्यों नहीं गए, सोचो। इधर देखो ऐसा भी तो हो सकता था कि नेगेटिव चार्ज इधर आ जाए, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए, ऐसा क्यों नहीं हुआ गाइस? क्योंकि देखो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन। तो नेगेटिव चार्ज को मतलब स्टेबल रखने की क्षमता रखता है अपने पास, नेगेटिव चार्ज को बाउंड रखने की अपने पास क्षमता रखता है, अपने अंदर पावर रखता है। तो नेगेटिव चार्ज को अपने पास रखने की स्टोरेज रखता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसको अट्रैक्ट करने वाली पावर इसके पास ज्यादा है, इस करके नेगेटिव चार्ज ए अपने पास रखता है। इसलिए नेगेटिव चार्ज इस पे आता है, पॉजिटिव चार्ज इस पे आता है, ठीक है ना। क्योंकि काफी बच्चों के माइंड में आता होगा ना कि नेगेटिव चार्ज तो इस पे भी आ सकता था, ऐसे बॉन्ड क्यों नहीं टूटा, इधर क्यों टूटा? तो उसका मतलब यही था क्योंकि इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है, इसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है, इस करके इस पे नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन पे कम आया। क्योंकि कार्बन पे क्या है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, इस करके नेगेटिव चार्ज इस पे आया, ठीक है गाइस, क्लियर है। देखो अब ये चीज बनी, अब देखो उसके बाद अब देखो पॉजिटिव चार्ज इधर आया, तो देखो अब जेड नेगेटिव क्या करेगा, फिर जेड नेगेटिव पॉजिटिव स्पीसीज पे अटैक कर देगा, नेगेटिव पॉजिटिव भी अटैक करेगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव भी अटैक करेगा। तो देखो नेगेटिव ने पॉजिटिव पे अटैक किया तो जेड इधर लग गया और वो नेगेटिव ऐसे का ऐसे रहा, ठीक है ना। ये तो देखो पहले मैंने आपको समझाने के लिए लिखाया था ना कि आपको पता लगे कि टेम्परेरी इफेक्ट क्या होता है। इसलिए देखो जब जेड अप्रोच कर रहा है
तो ऐसे खुल जाएगा। अब चाहते तो आप इधर अटैक भी करा सकते थे, जेड पॉजिटिव का इधर अटैक हो जाता और ये चीज ऐसी रह जाती, लेकिन मैंने आपको दिखाना था कि हाँ जब जेड पॉजिटिव को रिमूव कर देंगे तो सेम स्पीसीज बन जाएगी। तो पहली एग्जांपल में समझाया आपको, दूसरी में समझाया कि देखो अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन गया, अब जेड नेगेटिव है तो पॉजिटिव, जहां पॉजिटिव साइड होगी जो अपनी उधर अटैक करेगा, तो इसने इधर अटैक कर दिया इस कार्बन पे, तो इधर अटैच हो गया है और इधर वो नेगेटिव रह गया। तो ये गाइस आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि मैंने आपको दिखाया कि देखो एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप में कैसे यूज होता है, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए हो। तो देखो मैंने उसके बाद देखो गाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट गाइस दो टाइप के होते हैं, एक प्लस ई इफेक्ट और एक होता है माइनस ई इफेक्ट। देखो प्लस ई इफेक्ट क्या है, जैसे जो मैंने केस लिया था फर्स्ट वाला, कि हमने जेड पॉजिटिव को अटैक कराया था। देखो जेड पॉजिटिव को हमने अटैक कराया, देखो जब जेड पॉजिटिव का अटैक कराया तो देखो इधर पॉजिटिव चार्ज आया, इधर नेगेटिव चार्ज आया, इधर पॉजिटिव चार्ज आया, इधर नेगेटिव चार्ज आया। तो गाइस जो अटैकिंग स्पीसीज है अगर उधर कनेक्ट हो जहां इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए हैं तो उसको बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। देखो इलेक्ट्रॉन कहां डिस्प्लेस हुए हैं, इस कार्बन पे, और हमें पता है कि अटैकिंग स्पीसीज भी कनेक्ट इधर ही होगी, क्योंकि पॉजिटिव स्पीसीज नेगेटिव से कनेक्ट होगी, इधर ही कनेक्ट होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन स्पीसीज देखो जो अपना अटैकिंग स्पीसीज है, सिंपल सी बात है कि प्लस आई इफेक्ट कब होता है, जब गई जो अपनी अटैकिंग स्पीसीज है वो उधर ही कनेक्ट हो जहां इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो उसको बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है। देखो माइनस इफेक्ट क्या होता है, जैसे सेकंड एग्जांपल देखो, जेड नेगेटिव का हमने अटैक कराया तो देखो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कहां हुए, ऑक्सीजन के पास, लेकिन अपना जो अटैकिंग स्पीसीज का अटैक कहां हुआ, दूसरे वाले पे। तो जब इलेक्ट्रॉन जो अपना अटैकिंग रीजेंट है, अटैकिंग स्पीसीज है, वो उधर कनेक्ट हो जहां इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस नहीं हुए। देखो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस ऑक्सीजन पे हुए थे, लेकिन ये कार्बन पे कनेक्ट हुआ, तब इसको बोलते हैं गाइस माइनस ई इफेक्ट। हाँ तो गाइस, तो कहां तक थे यार, सॉरी बीच में लाइट चली गई थी, तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो आपको बता चुका हूं ना प्लस इफेक्ट और माइनस इफेक्ट। देखो प्लस इफेक्ट क्या होता था गाइस, प्लस एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी तो लिंकेज टूट गई होगी। तो देखो प्लस इफेक्ट क्या होता था, जब अपनी अटैकिंग स्पीसीज उधर ही कनेक्ट हो जहां इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो उसको बोलते हैं प्लस इफेक्ट। एंड माइनस इफेक्ट क्या होता है गाइस, माइनस इफेक्ट देखो क्या होता है, जब अपना जो अटैकिंग स्पीसीज है वो उधर ना कनेक्ट हो जहां इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए हैं। देखो इलेक्ट्रॉन कहां डिस्प्लेस हुए थे, सेकंड एग्जांपल में ऑक्सीजन पे, इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्सीजन पे डिस्प्लेस हुए थे, लेकिन अपना अटैकिंग स्पीसीज कनेक्ट कहां होगा, कार्बन पे। तो जब कार्बन पे कनेक्ट हो रहा है तो जेड, तो अपना ये है। देखो फर्स्ट एग्जांपल देखो, इसलिए मैं लिखा कि प्लस इफेक्ट की एग्जांपल कौन सी है, फर्स्ट वाली, एंड माइनस इफेक्ट की एग्जांपल है सेकंड वाली। ठीक है गाइस, क्लियर है, आई होप क्लियर हो कि माइनस प्लस इफेक्ट क्या होता है, जब अटैकिंग स्पीसीज कहां कनेक्ट हो, जहां इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए उधर कनेक्ट हो, और माइनस इफेक्ट क्या होता है कि जब अटैकिंग स्पीसीज उधर ना कनेक्ट हो जहां इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए, तो उसको बोलते हैं माइनस इफेक्ट। दैट्स क्लियर, ठीक है ना। तो आई होप गाइस आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समझ आ गया होगा। इसके हम एप्लीकेशंस बहुत अब आगे तो चलती रहेंगी इनकी एप्लीकेशन, ठीक है ना, लेकिन कंसेप्ट इतना ही है, मैक्सिमम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, ठीक है ना। तो गाइस चलो नेक्स्ट इफेक्ट की बात करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। चलो तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, पहली बात इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। एंड ऑपरेट थ्रू सिंगल बॉन्ड्स, किसके अक्रॉस ऑपरेट होता है, सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस। देखो ये मल्टीपल, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अपना मल्टीपल बॉन्ड्स के अक्रॉस एग्जिस्ट होता था, लेकिन ये कहां एग्जिस्ट होता है, सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस, सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्डेड भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो देखो गाइस आपको बताता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है। जैसा देखो मैंने एग्जांपल लिया, देखो मैंने हाइड्रोजन अटैच नहीं किए हैं, ठीक है ना, बस आपको एक चेन बनाई है, इसमें आप हाइड्रोजन लगा सकते हो कि इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 2 लगा सकते हो, इधर 2, ऐसे आप लगा सकते हो। मैंने हाइड्रोजन शो नहीं करे हैं, है ना। तो देखो एग्जांपल है अपने पास, देखो अब इंडक्टिव इफेक्ट आपको समझाता हूं होता क्या है। गाइस देखो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, जब कोई एक अलग, मतलब देखो कोई अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट, जैसे देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अलग है, तो जब एक अपना कार्बन से कनेक्ट है, ये जब अपना कार्बन से कनेक्ट है तो ये क्या करता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है,
तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखो एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो गाइज इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो गाइज इसी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है कि मतलब किसी दूसरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम जब अटैच हो किसी दूसरे एटम से, तो जब उसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो क्लोरीन अटैच है कार्बन से, तो इस पे माइनस पार्शियल नेगेटिव आया और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आया। तो और गाइस देखो अब इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन ये इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ इन दो इधर तक ही नहीं रहता, ये आगे भी मूव ऑन करता जाता है। देखो क्या होता है, देखो अब इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसका जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है जो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। उसको देखो इस पे इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसका जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, जो ये बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन है, तो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस करके इस पे चार्ज आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव डैश, पार्शियल पॉजिटिव डैश में लिख देना। इस पे पार्शियल पॉजिटिव आया तो इस पर कुछ और अमाउंट का चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव डैश। तो ऐसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो मैंने लिखा एक पहले पार्शियल पॉजिटिव, फिर पार्शियल पॉजिटिव डैश, फिर पार्शियल पॉजिटिव डबल डैश, फिर पार्शियल पॉजिटिव ट्रिपल डैश। तो गाइज इसमें मैंने देखो इस पे क्यों नहीं लिखा, देखो फिफ्थ कार्बन पे क्यों नहीं लिखा, इसका समझाने का मतलब यही था कि जो गाइज इंडक्टिव इफेक्ट है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट फोर्थ कार्बन तक ही शो होता है, उसके बाद बहुत ही ज्यादा निग्लिजिबल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा निग्लिजिबल हो जाता है। क्यों? देखो इस पे प्लस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो गाइज इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है इससे ज्यादा है, और इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है इससे ज्यादा है, और इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है इससे ज्यादा है। तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज अगर होगा भी तो बहुत ही ज्यादा निग्लिजिबल होगा, इस करके इंडक्टिव इफेक्ट बिकम निग्लिजिबल एट द फिफ्थ कार्बन। मतलब यार जो फोर्थ कार्बन के आगे जितने भी कार्बन है उन पे निग्लिजिबल होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना, ये आपको बस इस एग्जांपल से बताना था। देखो इसलिए मैंने इधर लिखा भी, देखो पहले मैंने इसमें 4 एरो बनाए, कि मतलब ज्यादा पावर से खींच रहा है, इस करके इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आया। उसके बाद मैंने इस पे 3 एरो बनाया कि थोड़ा कम खींच रहा है, तो इसलिए इस पे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव आया, पार्शियल पॉजिटिव डैश आया जो कि इस पॉजिटिव चार्ज से कम है। तो उसके बाद मैंने 2 डैश, उसके बाद 2 ही एरो बनाए कि थोड़ा सा और कम खींच रहा है, उसके बाद मैंने 1 बनाया कि थोड़ा सा और कम खींच रहा है, उसके बाद बनाया ही नहीं कि खींच ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो ये अपना गाइस इंडक्टिव इफेक्ट है और कुछ नहीं है इंडक्टिव इफेक्ट में। ठीक है ना, तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखो सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस ऑपरेट हो रहा है और ये परमानेंट इफेक्ट है। देखो परमानेंट इफेक्ट है, देखो ये अपना कंपाउंड था और इसमें जब क्लोरीन लगा हुआ है तो हमेशा ही शो होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आएगा जाएगा तब शो होगा। इसमें देखो क्लोरीन परमानेंटली अटैच है, तो इसमें परमानेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट। देखो इसमें जब आ रही थी स्पीसीज तब शो हो रहा था, लेकिन जब चली जा रही थी तब वो इफेक्ट खत्म हो जा रहा था। लेकिन इसमें देखो क्लोरीन तो परमानेंटली अटैच ही है, उससे पूरा बाउंडेड है, तो इसमें इसलिए इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को परमानेंट इफेक्ट, इसको बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट। क्लियर है गाइस? ठीक है ना। अब देखो उसी तरह इसके भी 2 टाइप्स हैं। देखो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, देखो पहला है प्लस आई इफेक्ट। देखो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। किस लिए अराइज होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण। देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हो, जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हो। जैसे देखो मिथाइल ग्रुप, देखो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं। देखो मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना, 1 डिग्री, देखो ये 1 डिग्री कार्बन है, देखो ये 1 डिग्री है ना, ये अपना क्या है, देखो ये आपको पता है ना, देखो ऐसे देखो ये 1 डिग्री है आपका, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है ना। देखो इसमें कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, इसमें कोई भी कार्बन अटैच नहीं था, ये 1 डिग्री था अपना। तो इसमें देखो 2 कार्बन अटैच है, देखो 2 कार्बन अटैच है तो 2 डिग्री है। ठीक है, 2 कार्बन अटैच है तो अपना 2 डिग्री है, और ये अपना 3 डिग्री है। देखो अच्छा इसमें एक कार्बन अटैच करना है ना हमें, इसमें एक कार्बन अटैच करेंगे तभी अपना 1 डिग्री होगा ना, CH2CH3। तो ये गाइस अपना 1 डिग्री है, देखो ये अपना 1 डिग्री है, ये अपना क्या है, देखो आपको 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन लिखना आता है कि नहीं? देखो 1 डिग्री कार्बन गाइस कब होता है? जब
एक कार्बन, जो अपना कार्बन है, देखो जो अपना कार्बन है, एक कार्बन से अगर कनेक्ट हो तो उसे बोलते हैं 1 डिग्री। जब अपना जो कार्बन है वो 2 कार्बन से कनेक्ट हो तो उसे बोलते हैं 2 डिग्री। जब अपना कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट हो तो उसे बोलते हैं 3 डिग्री, उसे बोलते हैं 3 डिग्री। तो आपको ये पता होगा वैसे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका होता है 1 डिग्री कार्बन जब एक कार्बन से कनेक्ट हो, जब 2 कार्बन से कनेक्ट हो तो 2 डिग्री, जब 3 कार्बन से कनेक्ट हो तो उसे बोलते हैं 3 डिग्री। तो देखो गाइस, अच्छा ये चलो मैं आपको आगे बताऊंगा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में। तो वैसे देखो इधर भी समझ लो, देखो प्लस आई इफेक्ट मैंने आपको क्या बताया, अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखो गाइस, जो अपने अल्काइल ग्रुप होते हैं ना, जो अपने अल्काइल ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। तो देखो CH3, देखो पहले अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ए है, एक ए है अपने पास, एक ए है। तो देखो गाइस, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी होगी, इसकी क्यों होगी। देखो इधर देखो, आपको समझाने का तरीका बताता हूं कि आप कैसे याद रख सकते हो। देखो इसे 3 ग्रुप अटैच है और तीनों इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तीनों इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो ये जिसको इलेक्ट्रॉन देगा, देखो ये फिर देखो ज्यादा पावरफुल में इलेक्ट्रॉन देगा, देखो ये ज्यादा पावरफुल में इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि 3 एरो इसको इधर से भी मिल रहे हैं, एक इसका खुद का भी है, तो 4 एरो की तरफ से दे रहा है। याद करने का तरीका बता रहा हूं। वैसे भी आपको दिख रहा है कि ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। और इसमें देखो, इसमें 2 ही है, तो इसमें देखो, इसमें 3 एरो ही आएंगे, दो इन दोनों के और एक इसका, तो इसमें 3 एरो ही आएंगे। और इसमें देखो, इसमें तो एक ही अटैच है तो एक ही एरो आएगा। तो इसमें देखो ये ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये उससे थोड़ा कम, ये उससे भी थोड़ा कम, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे ही बता सकते हो कि प्लस आई इफेक्ट शो करने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें है। तो ऐसे भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अभी आगे भी देखते हैं। देखो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर गाइस आपके दिमाग में थोड़ा, वैसे तो याद रट्टा मारने की जरूरत नहीं होता कि इसको याद करें, ठीक है, बस थोड़ा बहुत समझा होना चाहिए। देखो जैसे CH2 नेगेटिव का प्लस आई इफेक्ट, इस ऑर्डर को थोड़ा बस देख के रखना, ठीक है ना। मतलब ज्यादा रट्टा ना मारना, हो सके तो मार लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान नहीं है। लेकिन अगर ना भी याद हो तब भी कोई बर्डन की बात नहीं है। देखो इन दोनों में आपको पता है, देखो CH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, तो इन दोनों में से ज्यादा नेगेटिव चार्ज कहां है, CH2 नेगेटिव पे होगा, क्योंकि NH2 नेगेटिव पे तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। जब नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो अपने तरफ ज्यादा बाउंड करके रखेगा नाइट्रोजन, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो अपने पास इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखेगा, कार्बन थोड़ा कम बाउंड करके रखेगा। तो जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो CH2 का NH2 से ज्यादा होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि आपको पता है कि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली बाउंड है, इस करके इसकी इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी इससे कम होगी। तो वैसे आप ऐसे ऑर्डर भी रख सकते हो। जैसे देखो मैंने आपको बताया 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा, 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। तो ये आपका प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। सबसे पहले CH2 नेगेटिव, फिर NH2 नेगेटिव, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, उसके बाद TDH, T क्या है भैया, ट्राइटेरियम, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एक आइसोटोप का फर्स्ट आइसोटोप क्या है, प्रोटियम, दूसरा क्या था, ड्यूटेरियम, एंड तीसरा ट्राइटियम। तो देखो अपने 3 आइसोटोप हैं, तो ट्राइटियम सबसे पहले, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद प्रोटियम। तो देखो, और एक क्यों होता है गाइस, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। याद, इसका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का ऑर्डर भी याद रख लेना कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर ड्यूटेरियम की होती है, फिर ट्रिटियम की सबसे कम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है अपने आइसोटोप्स में। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होगी और लूजली इलेक्ट्रॉन्स को रखेगा, ठीक है ना, लूजली इलेक्ट्रॉन रखेगा मतलब जल्दी शेयर कर पाएगा, तो इसलिए इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है तो टाइटली बाउंड रखेगा इलेक्ट्रॉन को, तो डोनेट कर ही नहीं पाएगा, अपने पास ही अपने थैली में डाल के रखेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका ए ऑर्डर आया, ठीक है ना। तो मैं चाहता तो इसको ऐसे भी याद करा सकता था, इतनी कहानी बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ा एक माइंड में सेटअप चला जाए तो हमें कुछ याद करना कम हो जाता है, ठीक है ना। तो गाइस इसी तरह देखो माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। देखो माइनस आई इफेक्ट भी बहुत सिंपल सा है। देखो जैसे प्लस आई इफेक्ट मैंने क्या लिखा था, अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप,
और माइनस इफेक्ट क्या, माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा, अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉ मतलब खींचने वाले, जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, जब वो ग्रुप प्रेजेंट हो तो हमें माइनस आई इफेक्ट शो होता है। जैसे देखो, जैसे NO2, जैसे देखो नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, देखो गाइस नाइट्रो ग्रुप क्या है, नाइट्रोजन लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन को, कार्बन चेन वाले इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपने तरफ। तो NO2 देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये सारे अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही है गाइस। NO2 साइनाइड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको हेलोजेंस पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हेलोजेंस, क्लोरीन, फ्लोरीन एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो देखो गाइस इसका ऑर्डर भी देख लो, ये दो चीजें याद रखना यार, देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि इन दोनों में याद रखना कि NO2 का प्लस आई माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CN के। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसमें देखो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, इसमें एक ही है। वैसे याद करने का तरीका बता रहा हूं कि इसमें देखो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं और इसमें एक ही है। कार्बन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है ना, तो देखो इसमें 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसमें एक ही है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इसके। तो इन दोनों में एग्जांपल याद रखना, जेईई या नीट में काफी बार पूछा गया है इन दोनों का कंपैरेटिवली, ठीक है ना। तो सबसे पहले NO2, फिर CN, फिर SO3H, फिर देखो एल्डिहाइड, देखो एक ग्रुप अपना एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद ट्रिपल बॉन्डेड, उसके बाद डबल बॉन्डेड, उसके बाद डबल बॉन्डेड, ठीक है ना। देखो फ्लोरीन का आपको पता है कि फ्लोरीन का क्लोरीन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन की मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होती है, तो इस करके उसमें माइनस आई इफेक्ट की टेंडेंसी ज्यादा होती है। इस माइनस आई इफेक्ट की टेंडेंसी शो करने की फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा होती है। बहुत सिंपल सी चीज है, बस एक बार ऑर्डर देखते रहोगे ना, 2-3 बार देख लोगे, अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो चलो गाइज, आई होप आपको प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट भी समझ आ गया हो। तो अब बात करते हैं यार हाइपर कंजुगेशन की, कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। देखो सबसे पहली बात तो याद रखना कि हाइपर कंजुगेशन के कारण ही जो अपने अल्कीन्स हैं, कार्बोकटाइंस हैं या रेडिकल्स हैं, वो स्टेबलाइज होते हैं। वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं इस इफेक्ट के कारण ही, हाइपर कंजुगेशन के कारण ही अपने जो अल्कीन्स हैं, कार्बोकटाइंस हैं या रेडिकल्स हैं, वो स्टेबलाइज होते हैं। देखो कैसे, देखो पहले समझो कि हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। देखो जैसे अपना अल्कीन लिया है, कौन सा अल्कीन है, कौन सा अल्कीन है, बोलो नेमिंग बोलो, प्रोपीन है। प्रोप, देखो 3 कार्बन है, प्रोपीन, और फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है अपना, तो प्रोपीन, प्रोपीन भी बोल सकते हो या प्रोप 1 इन भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो देखो अब समझते हैं मेन बात, हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। देखो गाइस, हाइपर कंजुगेशन एक तरह का रेजोनेंस की तरह ही होता है, एक तरह का रेजोनेंस की तरह ही होता है। देखो इसमें क्या होता है, देखो क्या होता है, जो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन, देखो जो हाइड्रोजन है CH वाला, देखो ये अपना बॉन्ड स्प्लिट करता है, ये अपना बॉन्ड स्प्लिट करता है, डीलोकलाइजेशन करता है इलेक्ट्रॉन की। डीलोकलाइजेशन भी एक केमिस्ट्री में टेक्निकल वर्ड यूज होता है। डीलोकलाइजेशन का मतलब गाइस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का घूमना, इलेक्ट्रॉन्स का घूमना, उसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, उसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। तो देखो अब क्या होता है गाइस, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है कि जैसे अपना मैंने एग्जांपल लिया प्रोपीन की, तो देखो ये क्या करेगा, जो डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन है, मतलब अल्फा कार्बन है, मतलब अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे जो सिंगली बॉन्डेड हाइड्रोजन लगे हैं, वो क्या करते हैं, अपना बॉन्ड इसको डिलोकलाइज कर देते हैं। तो देखो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, जब ये देखो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा अपना, और ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर डिलोकलाइज हो जाएंगे और इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो गाइस, H पॉजिटिव चार्ज इधर ऐसे आ जाएगा, इधर H पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ जाएगा। तो ये होता है गाइस अपना हाइपर कंजुगेशन। अब गाइस बात समझने की ये है कि देखो इसमें जो H पॉजिटिव आया, ये हमें देख रहा है कि कोई बॉन्ड नहीं है इसमें, लेकिन ये फ्री नहीं है गाइस कि कहीं भी चला जाए। इसका जो इसकी जो है, इस जो अपना H पॉजिटिव है, फ्री नहीं है मूव करने के लिए, बस एक की मतलब इसका बाहर चला गया दुनिया से, इसके इस कंपाउंड से बाहर चला गया। एक्चुअल में गाइस इसके जो पाई बॉन्ड है, इसके जो पाई क्लाउड है, देखो ये जो पाई बॉन्ड है डबल बॉन्ड वाला है, इसको जो क्लाउड है ये इसको अट्रैक्ट करके रखते हैं, ये इसको अट्रैक्ट करके रखते हैं अपने पास, इसलिए फ्री नहीं होता मूव करने के लिए। लेकिन हाँ, बॉन्ड नहीं बना पाता, लेकिन फ्री नहीं होता मूव करने के लिए।
अपने मतलब एक कंपाउंड जिसको अपने साथ रखता है, क्योंकि इसका पाई बॉन्डेड सिस्टम, जो पाई बॉन्ड वाला जो क्लाउड है, पाई बॉन्ड वाला जो बादल है, इसको अपने पास अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करके रखता है कि भाग ना जाए कहीं, बाउंड करके रखता है, ठीक है ना। तो देखो गाइस इसके स्ट्रक्चर है, देखो मतलब ऐसा नहीं है कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, बस ये मतलब होता रहता है, कभी ये बन जाता है, कभी नेचुरली गाइस काम होता रहता है। तो देखो नेचर में क्या होता है, नेचर हर एक चीज को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। देखो बात समझो, नेचर हर एक चीज को हमेशा स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। जैसे देखो अभी कोरोना आया था, अभी कोविड अभी चल भी रहा है, कोविड चल रहा है, जैसे देखो इसमें आपने देखा होगा कि नेचर कितना ज्यादा अपने आप को स्टेबलाइज किया, नेचर ने कितना पोल्यूशन लेवल डाउन हो गया, कितना मतलब सब कुछ डाउन हो गया, मतलब अपने मतलब जो दुनिया में लोग हैं उनको तो नुकसान हुआ, लेकिन नेचर कितना ज्यादा स्टेबल हो गया, पानी कितना ज्यादा, जो वाटर पोल्यूशन कितना लेवल डाउन हो गया, एयर पोल्यूशन कितना ज्यादा डाउन हो गया। तो देखो नेचर अपने आप स्टेबलाइज करती है हर एक चीज को। तो देखो ये जो चीज है नेचुरली हो रही है, इसमें हम कुछ नहीं कराने की अपने आप हम कुछ कर रहे हैं और हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है कि ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड इधर बना, ठीक है, इधर आया, और देखो ये मतलब ऐसा होता रहता है कि कभी ये बन गया, कभी ये बन गया। और देखो ये भी, अब गाइस देखो तीन पॉसिबिलिटी है, देखो तीन पॉसिबिलिटी है, हाइड्रोजन इधर से भी टूट सकता था, इधर से भी टूट सकता था, इधर से भी टूट सकता था, इसलिए मैंने देखो तीन स्ट्रक्चर बनाए हैं। पहला स्ट्रक्चर मैंने बनाया जब हाइड्रोजन इधर से टूटा तो H पॉजिटिव इधर डाल दिया। अब देखो हाइड्रोजन इधर से भी टूट सकता था तो मैंने इधर से तोड़ दिया एक बार, तो ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। और एक बार हाइड्रोजन मैंने इधर से भी स्प्लिट कर सकते थे तो इधर से भी कर दिया, तो ये तीन स्ट्रक्चर अपने पॉसिबल है। अब गाइस देखो एक कंसेप्ट इधर से और सीखो, इसको पहली बात, ये जो स्ट्रक्चर है चारों, ये जो चारों स्ट्रक्चर है, देखो मैंने डबल एरो बनाए हैं क्योंकि ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो देखो गाइस एक कंसेप्ट समझो कि जितने ज्यादा अपने पास हाइपर, देखो इनको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो गाइस जितने ज्यादा आपके पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इस बात का याद रखना, क्यों होगी, क्योंकि जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे उतने ज्यादा डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। और देखो जब इसमें देखो अभी मान लो सपोज करो कि आपके पास इधर H की जगह CH3 होता, H की जगह CH3 होता, फिर तो इसके दो ही स्ट्रक्चर बनते। एक पहली बात तो मतलब ए स्ट्रक्चर बनता ही ना, फिर ए स्ट्रक्चर बनता ही ना, बस एक बार ए बॉन्ड टूटता, एक बार ए बॉन्ड टूटता, तो दो ही स्ट्रक्चर बनते और, ठीक है। लेकिन अब देखो, लेकिन अब इधर हाइड्रोजन था, इधर हाइड्रोजन था, इस करके अपने तीन स्ट्रक्चर और बने, तीन स्ट्रक्चर और बने। तो जितने, अब देखो इससे मतलब हमें क्या पता लगा कि जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे। जितने अल्फा, देखो इधर पहले मैंने अगर CH3 लगा देता तो दो ही स्ट्रक्चर रह जाते, लेकिन अब मैंने एक अल्फा, अब देखो तीनों अल्फा हाइड्रोजन है, तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतने ज्यादा स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। तो जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। देखो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उतने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे, और जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्यों होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जब ज्यादा स्ट्रक्चर होंगे क्यों उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि उतनी ज्यादा टाइम इलेक्ट्रॉन जो है अपने डीलोकलाइज होंगे, उतने ज्यादा टाइम अपने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे। तो जो डीलोकलाइज होते हैं तो एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता है। तो एनर्जी का लॉस होता है, तो जब एनर्जी लो होती है, एनर्जी जब लो होती जाती है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करते जाती है। तो दैट्स इज अ रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो देखो ये मैंने आपको अल्कीन की एग्जांपल लेके बताई थी, एक कार्बोकटाइन की भी एग्जांपल लेके बता देता हूं। देखो जैसे आपके पास कार्बोकटाइन है ना, कार्बोकटाइन है, इथेन वाला, इथेन का कार्बोकटाइन है, ये आपके पास कार्बोकटाइन है। तो देखो एक कार्बोकटाइन है, तो इसकी अल्फा पोजीशन क्या है, ए। तो अल्फा पोजीशन में देखो तीन अल्फा हाइड्रोजन है, इसको अल्फा जो पोजीशन होती है उस पर जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। आपको मैंने कराया भी हुआ है टोटमरिज्म में, ठीक है ना। तो देखो बस सिंपल सा काम होगा, ये बॉन्ड टूटा, इधर ए बॉन्ड इधर से डीलोकलाइज हुआ और इधर शिफ्ट हो गया, तो देखो इधर ये बॉन्ड बन जाएगा और H पॉजिटिव इधर रहेगा, लेकिन जाएगा कहीं नहीं, फ्री नहीं है मूव करने के लिए। पाई बॉन्ड के जो क्लाउड है इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं, ठीक है ना। अब देखो अब
तीन तीन केसेस पॉसिबल हैं, इधर से एक बार हाइड्रोजन हो सकता है, इधर से भी स्प्लिट हो सकता था, इधर से भी। तो देखो चार अपने पास वेरिएंट बने, चार तरह के स्ट्रक्चर आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये अपना गाइज किसमें है, ये आपने बताया कार्बोकेटाइन की भी एक एग्जांपल आपको मैंने बता दी। देखो अब इसमें भी देखो देखो इसीलिए बोल रहा हूं कि हाइपर कंजुगेशन क्या है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के कारण ही जो अपने अल्कीन्स कार्बोकेटाइन रेडिकल स्टेबलाइज होते हैं। देखो पहले जितने ज्यादा इसमें देखो अल्कीन्स में जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहे थे उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस हो रही थी, तो जितनी ज्यादा एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। और सेकंड में देखो गाइस, सेकंड में पहली बात एनर्जी लॉस तो हो ही रही है, ठीक है ना, एनर्जी लॉस तो हो रही है, तो चलो बहुत छोटा सा फैक्टर है। लेकिन गाइस देखो जब इसने हाइड्रोजन अपना दिया, इसने जब अपना हाइड्रोजन दिया तो जो कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज था, इस कंपाउंड पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो डिक्रीज हो गया, कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज जो था उतना डिक्रीज हो गया गाइस। और आपको एक चीज मैंने बताई है पहले कि बताओ, अच्छा ये बताओ कि चार्ज स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होती है कि अपनी नॉन चार्ज स्पीसीज। चलो और सिंपल करता हूं कि चार्ज स्पीसीज ज्यादा रिएक्टिव होती है कि नॉन चार्ज स्पीसीज। आप बोलोगे हाँ कि भैया चार्ज स्पीसीज ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो जो चीज रिएक्टिव ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो जो नॉन चार्ज स्पीसीज होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। नॉन चार्ज स्पीसीज जिसपे कोई चार्ज ना हो वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू चार्ज स्पीसीज। तो देखो इस पे चार्ज था लेकिन जब हाइपर कंजुगेशन हुई तो इसका चार्ज खत्म हो गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी अब जो डिक्रीज पर शो हो रही थी अब वो न्यूट्रलाइज हो गई। तो इस करके देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी डिक्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी डिक्रीज हो गई, तो इस करके भी इसको हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी अपनी इंक्रीज हुई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी डिक्रीज हुई, न्यूट्रलाइज हो गया कंपाउंड, इस करके भी हम कह सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई। ठीक है गाइज, तो ये होता है आपका हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। देखो अब इसके कुछ प्लस पॉइंट लिखे जो आपके एक्चुअल क्वेश्चंस में यूज होंगे। देखो पहली बात, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे, उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे, और जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। दैट्स ऑल, तो आपको पता ही बता ही दिया हुआ है। ठीक है ना। अब देखो सेकंड पॉइंट, देखो स्पेशल पॉइंट्स देखो कुछ। देखो पहले थर्ड पॉइंट देख लो, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। आपको मैंने बताया हुआ है बहुत, जब आपको मैं डाइपल सिस ट्रांस के बारे में बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? क्योंकि ट्रांस का डाइपल मूवमेंट 0 होता है और सिस का कुछ डाइपल मूवमेंट होता है, तो एक कम, मतलब इसका चार्ज, इसमें चार्ज कम होता है, इसका चार्ज होता ही नहीं है इसमें, और इसमें पोलैरिटी होती नहीं है और इसमें पोलैरिटी होती है। तो जिसमें पोलैरिटी होती है वो ज्यादा अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू जिसमें पोलैरिटी नहीं होती। तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, आपको पता है। ठीक है ना। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, देखो इफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम। देखो गाइस आपके पास दो कंपाउंड आ जाए, आपको दो कंपाउंड जेई या नीट में आ गए और आपसे पूछे बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है। दो आपको अल्कीन दे दें और पूछे कि बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आपको पता है कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लोगे। लेकिन अगर मान लो कि अल्फा हाइड्रोजन दोनों कंपाउंड में सेम आ गए, तब दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा कैसे बताओगे? तो देखो उसके लिए एक पॉइंट देखो, if number of alpha hydrogen same then structure having large alpha hydrogen, और स्ट्रक्चर जिसमें लार्ज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो on same carbon is most stable। ठीक है, देखो जिस स्ट्रक्चर में having large alpha hydrogen, जिसमें लार्ज अल्फा हाइड्रोजन हो सेम कार्बन पे वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब इसको एग्जांपल से दिखाता हूं। देखो इसके एग्जांपल देखो, मैंने एक ऑर्डर लिखा है, बहुत ही स्टैंडर्ड ऑर्डर है। देखो इस स्टेबिलिटी ऑर्डर में लिखा है, देखो जैसे आप समझ भी रहे होगे कि कैसे ऑर्डर बना। देखो पहला कंपाउंड क्या है, इसमें कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है बताओ, गिन के बताओ। देखो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, बोलो जल्दी। 12। देखो 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 into 4 12। तो इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें कितने हैं? 1 3 3 9। तो इसमें 12 है, इसमें 9 है, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ए ज्यादा स्टेबल है इससे, ए ज्यादा स्टेबल है इससे, क्योंकि इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसमें देखो
इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन ही है। ये अपने अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, इसमें तो कंफ्यूज नहीं है, तो कार्बन से कनेक्ट है। जो कार्बन से, कार्बन के नेक्स्ट जो होती है पोजीशन, उससे जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। देखो ए अपनी अल्फा पोजीशन है ना, ए अपनी अल्फा, ये तो कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्ट है। तो इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6। इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6। और इधर भी देखो कितने हैं? 6। ठीक है, इधर भी 6 है और इधर भी 6 है। अब बताओ, देखो इन तीनों में अल्फा हाइड्रोजन 6 ही है, अल्फा हाइड्रोजन 6 ही है। तो देखो अब इन तीनों में से ए ज्यादा स्टेबल क्यों हुआ? ए इसी पॉइंट के करके हुआ, क्योंकि देखो जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम हो, तो जिस स्ट्रक्चर में लार्ज अल्फा हाइड्रोजन हो, सेम कार्बन पे वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो देखो इस कार्बन से कितने अल्फा, इस कार्बन से देखो इसमें देखो हर एक कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, हर एक कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन थे। लेकिन गाइस इसमें देखो इस कार्बन से 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इस कार्बन से 6 अल्फा हाइड्रोजन कनेक्ट है। देखो इस कार्बन से 6 अल्फा हाइड्रोजन कनेक्ट। इसमें देखो क्या है, इस मतलब इनका, इस कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन कनेक्ट है, इस कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन कनेक्ट है। लेकिन इसमें देखो सेम कार्बन से 6 अल्फा हाइड्रोजन कनेक्ट है, 6 अल्फा हाइड्रोजन सेम कार्बन से कनेक्ट है। तो जब अल्फा हाइड्रोजन सेम हो, तो वो स्ट्रक्चर जिसमें लार्ज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम कार्बन से कनेक्ट हो, वो अपना मोस्ट स्टेबल होता है उन तीनों में। तो देखो इसलिए अपना ऑर्डर आया कि ए ज्यादा स्टेबल आया इन दोनों से ए ज्यादा स्टेबल आया। ठीक है ना, आपको क्लियर है ना? देखो सबसे पहले इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन थे, इसमें 9 थे, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल था, फिर ये आया। अब इनमें तीनों में अल्फा हाइड्रोजन सेम है, तो अल्फा हाइड्रोजन सेम है, तो जिस स्ट्रक्चर में सेम कार्बन पे लार्ज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो, वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो देखो ए क्या है? ए है ट्रांस, ए क्या है? ट्रांस, और ए क्या है? सिस। तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा सिस से। तो दैट्स ऑल, इधर तक भी हो गया। अब उसके बाद देखो ये दो तो सिंपल ही है। देखो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें इन सब में 6 है, तो इस करके इनसे कम स्टेबल होगा ये। तो इसमें देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 है, तो इस करके इधर आएगा। और उसके बाद देखो ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो ही नहीं करेगा। इस करके हाइपर कॉन्जुगेशन शो ही नहीं करेगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन और एक एक्स्ट्रा हमें स्टेबिलिटी देता है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं हो रहा, इस करके इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। ठीक है गाइस, तो ऐसे आप कर सकते हो काम। ठीक है, तो अब देखो गाइस एक छोटी सी 2 चीजें और लिखी हैं। एक आपको क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे, कि आपको 4 कंपाउंड दे देंगे, 4 कोई भी कंपाउंड दे देंगे, उसके बाद बताएंगे, पूछेंगे कि अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो उसको आप सोल्व करने का देखो मेथड कैसा है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये अगर अपने देखो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के, अगर कि मतलब किसी कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है और किसी कंपाउंड में 1 डबल बॉन्ड ही है, तो जिसमें ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी। ठीक है, और अगर मान लो सेम बॉन्ड है, अगर मान लो सेम ही बॉन्ड है, एक ही एक दोनों सब में एक ही एक डबल बॉन्ड है, सब में एक ही एक डबल बॉन्ड हो, तो देखो मैंने क्या लिखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो देखो स्टेबिलिटी देखो आपने ऑर्डर लिखा था, तो इसके जस्ट उल्टा आएगा। तो देखो इसकी ए ज्यादा स्टेबल है, ए ज्यादा स्टेबल है इससे, ए ज्यादा स्टेबल है इससे। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इसके, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी की, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इसके। तो ये बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताओ, तो आपको बस 2 चीजें याद रखनी है कि जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे तब, जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी, और अगर डबल बॉन्ड सेम है सब में तो स्टेबिलिटी देख लो कि इसकी, देखो इन दोनों में डबल बॉन्ड तो सेम ही है, लेकिन ए अपना क्या है, कम स्टेबल है ज्यादा स्टेबल है, तो जो कम स्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो इससे भी आप कर सकते हो काम। ठीक है ना,
अब गाइस लास्ट चीज देखो, वाटर इज मोर एसिडिक देन, एक सिंपल सा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वाटर गाइस, जो अपना वाटर है, पानी है, और ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। आपको पता था ये बात कि अल्कोहल से जो ग्रुप होते हैं अपने, उनसे ज्यादा एसिडिक होता है, उनसे ज्यादा एसिडिक होता है अपना पानी। जो अल्कोहल होती है उनसे ज्यादा एसिडिक होता है अपना वाटर, ठीक है, एक्सेप्ट मिथेनॉल, एक्सेप्ट मिथेनॉल। बस मिथेनॉल ही है जिसका एसिडिक कैरेक्टर वाटर से ज्यादा होता है। बाकी जितने भी अल्कोहल हैं, जैसे इथेनॉल, प्रोपेनॉल, बुटेनॉल, ठीक है ना, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ये सब का एसिडिक कैरेक्टर वाटर से कम होता है। बस मिथेनॉल का देखो, मिथेनॉल का सबसे ज्यादा होता है, फिर वाटर का, फिर रेस्ट ऑफ अल्कोहल। तो देखो वही मैंने लिखा कि वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल एक्सेप्ट मिथेनॉल, एक्सेप्ट मिथेनॉल। तो आई होप गाइस इधर तक आपको समझ आ गया हो। तो एक नेक्स्ट स्लाइड लेके आते हैं और आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो नहीं, नेक्स्ट स्लाइड का वेट करो, ठीक है, आज पहले ही सिग्नल दे दिया। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड का वेट करो, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो हाँ भाई लोग, यार लेक्चर की ड्यूरेशन वैसे ही बहुत हो गई है, तो अगर मैंने आपको अगर नेक्स्ट स्लाइड कराई तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा लेक्चर, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका शिफ्ट कर दूंगा। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेना, रेजोनेंस रह जाएगा, और उसके बाद कुछ छोटे मोटे इफेक्ट जैसे ऑर्थो इफेक्ट, ये सब इफेक्ट रह जाएंगे, तो इनको भी अपना कवर कर लेंगे। तो आज के लिए यार गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, बाय।